प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे वायु फोटोग्राफ क्या होते हैं तथा वायु फोटोग्राफ का इतिहास क्या है। सबसे पहले वायु फोटोग्राफ की परिभाषा देंगे। अब ये देखिए, इसमें मैंने कुछ डायग्राम इंसर्ट करने की कोशिश की है इंटरनेट से, ताकि विजुअल इंपैक्ट आप के ऊपर रहे, आपको जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रहे। अब ये देखिए, हम पहले परिभाषा दे रहे हैं वायु फोटोग्राफ क्या है। ये यहाँ इस चित्र में ये भूमि है, ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज, और ये भूपृष्ठ के ऊपर है वायुमंडल। तो वायुमंडल में हवाई जहाज उड़ रहे हैं और उड़कर ये फोटो ले रहे हैं धरातल की। तो वायु फोटोग्राफ क्या हुआ कि वायु से ली जाने वाली फोटो वायु फोटोग्राफ कहलाते हैं, अगर आम बोलचाल की भाषा में इसको कहें। नाम से स्पष्ट है, वायु फोटोग्राफ, वायुमंडल से ली जाने वाले फोटोग्राफ वायु फोटोग्राफ कहलाते हैं। कैसे लिए जाते हैं ये? हवाई जहाजों में कैमरा लगा होता है, और हवाई जहाजों में जो कैमरा लगा होता है उनसे ये फोटो लिए जाते हैं। ये फोटोग्राफ जो लिए जाते हैं, इनका काम क्या है, क्या फायदा है इन फोटोग्राफ लेने का? ये जो फोटोग्राफ है, कुछ ही समय में पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में, जहां की फोटो ली गई है उसके बारे में जानकारी दे देते। देखिए, ये फोटो ली गई है और कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में, कुछ ही समय में, थोड़े समय में धरातल के बारे में जानकारी दे दी। दूसरी फोटो में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार वायु फोटोग्राफ कुछ ही समय में, कुछ कम समय में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का, विभिन्न विवरणों की जानकारी दे देते हैं। इसके अतिरिक्त वायु फोटोग्राफ मानचित्र बनाने में, या टोपोग्राफिकल मानचित्र कहिए, स्थाकृति मानचित्र कहिए, उसके बनाने में आप काम आते हैं। इसमें मैंने बताया है कि वायु फोटोग्राफ क्या होते हैं। साधारण भाषा में वायुमंडल से लिए जाने वाले फोटोग्राफ वायु फोटोग्राफ कहलाते हैं। आमतौर पर ये फोटोग्राफ हवाई जहाजों में लगे हुए कैमरों से लिए जाते हैं, और ये फोटोग्राफ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न विवरणों का कुछ ही देर में जानकारी दे देते हैं, और ये लिए गए फोटोग्राफ स्थलाकृति मानचित्र बनाने में काम आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम वायु फोटोग्राफ का इतिहास। वायु फोटोग्राफ, जैसा कि नाम से स्पष्ट था कि वायु से लिए गए फोटो वायु फोटोग्राफ कहलाते हैं। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हवाई जहाजों का आविष्कार 1903 में हुआ। तो 1903 में वायु से फोटो लेना एक डिफिकल्ट कार्य था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा, कैसे हमारे पूर्वजों ने वायु से धरातल के फोटो लिए होंगे? सबसे पहले जो युग आया वो आया बैलून का। बैलून का युग आया। ये देखिए, यहां बैलून में ये व्यक्ति बैठा है, बैलून के साथ जो सिस्टम लगा है उसमें बैठा है, फोटोग्राफ ले रहा है। सबसे पहले आया युग बैलून का, और बैलून के युग में जो सबसे पहला फोटो लिया गया सन 1858 में लिया गया, और वो लिया गया गैस्पर फिलिक्स टोनार्चन ने सन 1858 में सबसे पहले बैलून के माध्यम से, बैलून के द्वारा या बैलून की सहायता से, गुब्बारों की सहायता से फोटो लिया। कहां का फोटो लिया? पेरिस के पास एक गांव है, पेटिट बिशेंटर, ये गांव है, वहां का फोटो लिया गया था। वास्तव में उसने क्या किया, वो बैलून में बैठकर 80 मीटर ऊंचे तक गया वायुमंडल में, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, कि हो सकता है उस समय की ना हो, बाद में फोटो चित्र बनाए गए हों। ऊपर ये बैलून है, बैलून के साथ ये टोकरी है। ये व्यक्ति
जो टूनार्चन था सन 1858 में बैलून का उपयोग किया, बैलून के साथ अपना सिस्टम लगाया या कोई टोकरी बांधी होगी, तो सन 1858 में पेरिस के जो बाहरी क्षेत्र था, पेरिस के पास एक जो गांव था जिसका नाम पेटिट बिसेंटर था, वहां का उसने फोटो लिया। इसके बाद जो और वहां का फोटो लिया, ये गया लगभग 80 मीटर ऊंचे गया। कहां गया 80 मीटर ऊंचे? वायुमंडल में गया। वायुमंडल में 80 मीटर ऊंचे जाके इसने फोटो लिया गुब्बारे की सहायता से। देखिए वायुमंडल में गया हुआ आपको इस चित्र में स्पष्ट दिखाई देगा। हो सकता है बाद में किसी ने चित्र बनाया हो, तो उसने ये देखो यहाँ का ये फोटो लिया। 80 मीटर ऊंचे वो गया था, 80 मीटर ऊंचे जाके वो फोटो लिया। इसके बाद सन 1858 में ही एक विद्वान हुए लूसी डार्ट। लूसी डार्ट ने भी बैलून फोटोग्राफी का यूज किया फ्रांस के कुछ क्षेत्रों को का सर्वे करने के लिए। अन्य देशों में, अन्य यूरोपीय देशों में और अमेरिका में भी बैलून फोटोग्राफी का जो ट्रेंड है वो चलता रहा। इसी प्रकार का फोटो सन 1860 में, किस प्रकार का? बैलून फोटो, बैलून के माध्यम से, बैलून की सहायता से। जेम्स वाल्स ब्लैक ने, जो कि अमेरिका का था, सन 1860 में वो 365 मीटर ऊंचे वायुमंडल में गया और उसने जो बोस्टन नगर है, बोस्टन नगर के क्षेत्रों का फोटो लिया। और ये सबसे पुराना उपलब्ध फोटोग्राफ है जो बैलून से लिया गया था अमेरिका में। इसके बाद पतंगों का युग आया। 1880 के आते आते पतंगों की सहायता से फोटोग्राफ लिए जाने लगे। ये देखिए पतंग की जो एक लाइन सी, एक रेल सी, एक स्ट्रिंग, रस्सी में बांधे गए हैं पतंग। तो सन 1880 के आते आते तक बैलून फोटोग्राफी को छोड़कर पतंगों के माध्यम से या पतंगों की सहायता से फोटो लिए जाने लगे। और सन 1880 तक जो मूलतः फोटो लिए जाते थे वो विशेषकर जो मौसम से संबंधित आंकड़े हैं वायुमंडल के, उनके फोटो लिए जाते थे। सन 1880 के बाद धरातल के फोटो भी लिए जाने की जो ट्रेंड है वो बढ़ा, धरती के फोटो भी लिए जाने लगे। इन सबसे पहले जो काइट्स के माध्यम से, पतंगों के माध्यम से मौसम से संबंधित जानकारी ली जाती थी। पतंगों पर कुछ संयंत्र ऐसे लगे होंगे जो वायुमंडल के बारे में जानकारी दे। यानी सन 1880 के आसपास तक धरती का फोटो लेने का प्रचलन नहीं था। इसके पश्चात पतंगों के माध्यम से, पतंगों की सहायता से धरती का फोटो लेने का प्रचलन भी बढ़ा। आज तक जो सूचना उपलब्ध है विभिन्न प्रकार का जो साहित्य से संबंधित, उसमें ऐसा माना जाता है कि प्रथम वायु फोटोग्राफ जो लैंड का लिया गया था, भूमि का लिया गया था, सन 1882 में लिया गया और वो लिया आर्कीबाल्ड ने। आर्कीबाल्ड कौन था? एक अंग्रेज मौसम विज्ञानी था और उसने सबसे पहले सक्सेसफुल फोटोग्राफ, सफल फोटो लिया सन 1882 में जमीन का। ये पतंग के माध्यम से लिया गया और पतंग के माध्यम से कैसे लिया गया उसमें आगे ये मैं बताऊंगा। उसने क्या किया कि पतंगों की एक स्ट्रिंग यूज की। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कह लीजिए, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का अर्थ है रस्सीबद्ध पतंग है। और स्ट्रिंग यूज करके जो लास्ट पतंग था उस पर उसने कैमरा बांधा। स्ट्रिंग क्यों बनाई गई होगी? ताकि ये वायु में
ऊंचे उड़ सके और ये बोझ वहन कर सके कैमरे का। तो उसने स्ट्रिंग का यूज किया। इसके बाद सन 1889 में आर्थर बैटूत ने, फ्रांस का एक क्षेत्र है लेब्रुग्यूरे, ये क्षेत्र है, उसने सिंगल काइट के माध्यम से ऑटोमेटिक कैमरा सेट करके, छोटा कैमरा होगा पतंग के ऊपर लगाया होगा, ऑटोमेटिक कैमरा सेट करके सन 1889 में फोटो लिया। आर्थर बैट्यूट ने, फ्रांस का ही कोई क्षेत्र है लेब्रुग्यूरे। इसके बाद 1900 का जो डिकेड था, 1900 का डिकेड पतंग फोटोग्राफी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। 1906 की बात है, एक विद्वान हुए G.R. लॉरेंस, एक अमेरिका के थे। G.R. लॉरेंस ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। 1906 में कैसे आकृष्ट किया? उसने एक स्ट्रिंग बनाई काइट्स की। ये स्ट्रिंग पीछे दिखाई है, ये इस प्रकार की स्ट्रिंग उसने काइट्स की बनाई, पीछे भी दिखाई गई है। इस प्रकार की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बनाई काइट्स की, और उस स्ट्रिंग के ऊपर उसने कैमरा का माउंट किया, कैमरे को फिट किया और इस स्ट्रिंग को 600 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाया। और कैमरा भी छोटा मोटा नहीं था, 22 किलो वजनी कैमरा था। और जैसा कि बताया अभी कि हाइट उस कैमरे की 600 मीटर थी, और वो कैमरा इतना बड़ा साइज का था कि उसका जो नेगेटिव का आकार था 0.4 गुना 1.2 मीटर, मीटर में है ये। तो इतने बड़े कैमरे की सहायता से उसने फोटो खींचा। तो ये युग था पतंग फोटोग्राफी का अथवा बैलून फोटोग्राफी का। इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, ये 1906 की बात है। 1903 में वास्तव में एरोप्लेन का भी विकास हो गया था, परंतु उसमें उसको उड़ाने के लिए समय लगा, क्योंकि पहला एरोप्लेन इतना लंबा चौड़ा नहीं उड़ा होगा। वास्तव में वायु फोटोग्राफी के इतिहास में गति तब आई जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1900, जैसा कि बताया जा चुका है कि 1903 में एरोप्लेन का आविष्कार हो गया था, और 1903 में एरोप्लेन का आविष्कार होने के बाद जो प्रथम वायु फोटो लिया एरोप्लेन की सहायता से 1909 में लिया। यानी अब वो मुश्किल नहीं रही जो बैलून फोटोग्राफी में थी या काइट फोटोग्राफी में थी, यानी कहीं ना कहीं आसानी हो गई। इसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और वो 1917 तक चलता है, और हवाई जहाज का उस समय आविष्कार हो ही गया था। और हवाई जहाज का आविष्कार होने के कारण अनेक सारे फोटो लिए गए मिलिट्री पर्पज से। ये देखिए, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये कुछ ना कुछ रहे होंगे फोटोग्राफ। ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध के में किस प्रकार कैमरे की सहायता से फोटो लिए जा रहे हैं। ये फिर देखिए अलग से, ये जो मिलिट्री क्षेत्र हैं वहां के फोटो लिए गए होंगे। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो फोटो लिए गए किस पर्पज से लिए गए, मिलिट्री के पर्पज से लिए गए, परंतु उसने फोटोग्राफी के इतिहास में फोटोग्राफ खींचने का एक जो ट्रेंड था उसमें वृद्धि कर दी। ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक फोटो लिए गए, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक प्रकार से कहिए वायवे फोटो लिए गए, चाहे पर्पज उसका डिफरेंट रहा हो, परंतु ये तो सत्य है कि वायवे फोटोग्राफ लिए गए। तो जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त के बाद शांति हुई, और शांति जब हुई
तो छोटे छोटे क्षेत्रों के ये फोटो लिए गए। यानी शांति काल में ये जो ट्रेंड था फोटोग्राफ लेने का, ये रुका नहीं, ये जारी रहा। हो सकता है कम गति से जारी रहा हो। यानी विभिन्न प्रकार के स्थल भागों के मानचित्र तैयार करने के लिए या स्थलाकृति मानचित्र बनाने के लिए इस प्रकार अनेक सारे फोटो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी इस प्रकार के फोटो लिए गए। यानी तब तो लड़ाई नहीं थी, लड़ाई के दौरान तो इस प्रकार के फोटो थे, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो शांतिकालीन उद्देश्यों से वायु फोटोग्राफी का जो ट्रेंड है वो बढ़ा। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाने लगे। अब ये जो ये जो ट्रेंड है फोटो चित्र लेने का जारी रहा। धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों के मैप बनाए जाने लगे और ये आसान भी था। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है और जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायु फोटोग्राफी को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में हवाई जहाज भी उन्नत हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध के दौरान अनेक सारे फोटो लिए गए। देखिए हवाई जहाज फोटो लेने का काम ही कर रहे हैं, यह बमबारी हो रही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों फोटो लिए गए। किस पर्पस से लिए गए? सैनिक उद्देश्यों के लिए लिए गए कि दुश्मन देशों की सेना कहाँ कहाँ है, कहाँ उनके बंकर हैं, कहाँ कहाँ छुपी हुई है, ताकि उनकी फोटो लेकर उनकी इंटरप्रिटेशन करके उनकी व्याख्या करके स्ट्रेटजी बनाई जा सके। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न केवल अनेक सारे फोटो लिए गए, बल्कि फोटो लेने के पश्चात उन फोटो को समझने की तकनीकी या उनकी व्याख्या की तकनीकी कि फोटो में एक्चुअल में क्या रहा होगा, तो इस प्रकार की चीजें भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित हुई। बाद में ये जो फोटो है बाद में भी लिए गए और बाद में ये जो तकनीकें हैं वायु फोटोग्राफों के विश्लेषण करने की तकनीकें, इनका उपयोग फिर शांतिकालीन उद्देश्यों के लिए शांति के समय, शांति के दौरान हुआ। तो ये शांति के दौरान का फोटो है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो वन हैं, फसलें हैं, सड़कें हैं, इस प्रकार की दिखाई गई हैं। यानी शांति काल में भी अनेक फोटो लिए गए विभिन्न क्षेत्रों के स्थलाकृति मानचित्र तैयार करने के लिए, और साथ में इसके साथ साथ सैनिक उद्देश्यों के लिए बॉर्डर एरिया के फोटो लेने का भी क्रम जारी रहा। अब द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था और ये फोटो लगातार लिए जाते रहे। इसके बाद क्या समस्या आई? वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरिक्ष युग का आरंभ हो जाता है। अंतरिक्ष युग का आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि हवाई जहाजों से जो फोटो लिए जाते थे उनमें एक समस्या थी। एक तो हवाई जहाज को एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ाया जा सकता है, आप विद्यार्थी भी जानते हैं। अब जब निश्चित ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है तो छोटे क्षेत्र का ही फोटो ले सकते हैं, तो इसलिए छोटे क्षेत्र के ही मानचित्र तैयार हो सकते थे। हम सोचेंगे संपूर्ण हरियाणा का एक हवाई जहाज फोटो ले गए, संभव नहीं था, और भारत का तो संभव था ही नहीं। तो ये समस्या थी हवाई जहाजों से फोटो लेने में, इमेज लेने में, कि छोटे क्षेत्र के फोटो ही लिए जा सकते थे। और यदि किसी राज्य का, बड़े राज्य का या देश का या कई जिलों का मानचित्र बनाना है तो कई फोटोग्राफ को आपस में जोड़ना पड़ता था। उसको फोटो मोज़ेक बोलते हैं, फोटो मोज़ेक बोलते हैं उसको हम। तो फोटो मोज़ेक के माध्यम से कई उड़ानों से या कई वायुयानों से या कई बार लिया गया फोटो को आपस में जोड़कर बड़ा फोटो बनाते थे, जिसे हम फोटो मोज़ेक कहते हैं। और जब हम ये फोटो मोज़ेक बनाते थे उस समय क्या दिक्कत थी? अनेक सारे आपस में फोटो जोड़ने के लिए लेबर भी
परिश्रम भी ज्यादा लगता था, समय भी ज्यादा लगता था, पैसा भी ज्यादा लगता था इस फोटो मोज़ेक के काम में। फोटो मोज़ेक क्या है? अनेक मानचित्रों को जोड़कर किसी राज्य का, एक संपूर्ण राज्य का मानचित्र बनाना, फोटो मोज़ेक इसको हम कह सकते हैं। यानी जब एक फोटोग्राफ में संपूर्ण क्षेत्र ना हो और वो संपूर्ण क्षेत्र कई फोटोग्राफ में, तो कई फोटोग्राफ को इकट्ठा जोड़कर हम जो मानचित्र बनाते हैं फोटो मोज़ेक होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? चलो फोटो मोज़ेक भी बना ले, समय भी लगा लें, धन भी लगा लें, पैसा भी खर्च कर दें, मेहनत भी कर ले, उसमें एक फर्दर और समस्या थी कि जो डिफरेंट फोटो जोड़े जाते थे, हो सकता है कि वो डिफरेंट समय के हो, डिफरेंट समय लिए गए हो। जो डिफरेंट समय फोटो लिए गए तो डिफरेंट समय की कंडीशन बताएंगे रिलीफ की, तो उसमें वो एक समय की कंडीशन नहीं आती थी फोटो मोज़ेक में। दूसरी एक और समस्या थी, स्केल की भी समस्या थी। हवाई जहाज मान लीजिए अलग समय उड़ा तो उसमें थोड़ी बहुत ऊंचाई में अंतर आने के कारण कुछ ना कुछ स्केल में भी अंतर आ जाता था, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था फोटो मोज़ेक बनना। तो इन समस्याओं के कारण जो मानव का ध्यान है ये गया कि और ऊंचे जाया जाए, और ऊंचे जाया जाए, और ऊंचे जाया जाए, यानी अंतरिक्ष की ओर मानव का ध्यान गया। अब जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था, तो दूसरे विश्व युद्ध की तकनीकी का उपयोग करके मनुष्य ने अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने के पास रॉकेट थे, उनका नाम था V2 रॉकेट्स, और जर्मनी ने V2 रॉकेट के द्वारा, और V2 रॉकेट की विशेषता ये थी, V2 रॉकेट काफी ऊंचाई तक जा सकते थे, वो दिखाई नहीं देते थे, इतने ऊंचे चले जाते थे, वो नीचे से दिखाई भी नहीं देते थे। तो V2 रॉकेट ने इंग्लैंड पर बहुत भारी बमबारी की थी। V2 रॉकेट ने, जर्मनी के V2 रॉकेट ने द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके बाद विद्यार्थियों, जर्मनी की हार हो जाती है, जर्मनी जापान का जो समूह था, गठबंधन था, इनकी हार हो जाती है, यानी जर्मनी सरेंडर कर देता है। और जर्मनी जब सरेंडर कर देता है, उनके V2 रॉकेट को अध्ययन करने के लिए यूएसए में लाया जाता है, और इन V2 रॉकेटों का अध्ययन करने के पश्चात इसकी टेक्नोलॉजी, V2 रॉकेट की टेक्नोलॉजी यूज करने, V2 रॉकेट की टेक्नोलॉजी यूज करके अमेरिका ने सन 1949 में न्यू मैक्सिको से सबसे पहला जो रॉकेट है वो दागा, जो कि 390 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में गया। यानी ये यहां मैं दिखा दूं, ये है रॉकेट, 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 ये रॉकेट के पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं, समय के ये अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ये 390 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में गया समुद्र तल से। वास्तव में जो ये रॉकेट छोड़ा गया था, जो कि 390 किलोमीटर तक गया, वास्तव में किसका संशोधित रूप था? V2 रॉकेट का संशोधित रूप था। V2 रॉकेट जो कि जर्मनी का था, जिसने हैवी बम्बारमेंट की थी इंग्लैंड पर, उसका ही संशोधित रूप था। उसका वास्तव में जो लोअर पोर्शन था, दो पोर्शन होते हैं अंतरिक्ष में जाकर, ऊपर जाकर अंतरिक्ष में, ना तो वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर जाकर एक पोर्शन अलग हो जाता है। जो लोअर स्टेज थी या जो लोअर पार्ट था उसका V2 रॉकेट ही, V2 रॉकेट ही कहिए या V2 रॉकेट का संशोधित रूप कहिए। इसलिए हम V2 रॉकेट को फोर फादर कहते हैं स्पेस क्राफ्ट के, जो अंतरिक्ष यान है उनके पूर्वज कह लीजिए, उनके पूर्वज कहते हैं। V2 रॉकेट पूर्वज है अंतरिक्ष यानों के। इसके बाद 1950 का दशक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दूर संवेदन के लिए, सुदूर संवेदन के लिए। वास्तव में इस दशक में
सैटेलाइट फोटोग्राफी आरंभ हुई, सैटेलाइट युग का आरंभ हुआ। यूएसएसआर, यूएसए आदि अनेक देशों ने अंतरिक्ष में अनेक सैटेलाइट छोड़े, जिन्होंने पृथ्वी के और चंद्रमा के बहुत सारे फोटो लिए। और ये डिकेड इतना महत्वपूर्ण था 1950 का कि यूएसए ने सन 1957-58 को इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के रूप में भी इसको मनाया। यानी समय के साथ साथ सुदूर संवेदन का विकास होता रहा। विश्व युद्ध हुए, उन्होंने समय समय पर इसमें अपना योगदान दिया, इसके विकास में। फिर एक समय आया, उसने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया सुदूर संवेदन में, और वो युग था अमेरिका और वियतनाम के युद्ध का युग। जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था, ये 1960 का दशक था। 1960 के दशक में ये फोटोग्राफ कुछ उन्हीं क्षेत्रों के हो सकते हैं। तो ये वियतनाम के जो गुरिल्ला सैनिक थे, वो क्या करते थे, अमेरिकन सैनिकों पर अचानक अटैक करके जंगलों में छुप जाते थे। ये जंगलों में जाकर छुप जाते थे अमेरिकन सैनिकों पर अटैक करके। अमेरिकन सैनिकों को वहां की लैंड के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो इसलिए ये गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे वियतनाम वाले सैनिक। जंगलों में छुप जाते थे। अमेरिका के पास क्या थे उस समय, एरोप्लेन थे। तो अमेरिका के एरोप्लेन इन जो गुरिल्ला छापा मार थे, जो जंगलों में छिप जाते थे, इनको ढूंढ नहीं पाते थे, क्योंकि ऊपर से पेड़ आ गए। बड़ा डिफिकल्ट था। और कुछ इस प्रकार की ये जो हरी ड्रेस है, वो पेड़ों जैसी ड्रेस पहन लेते होंगे। यानी अमेरिकन प्लेन्स के लिए, अमेरिकन एरोप्लेन्स के लिए इन गुरिल्ला सैनिकों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि इन्हीं तथ्यों ने, इन्हीं बातों ने, इन्हीं समस्याओं ने रिमोट सेंसिंग के विकास में योगदान दिया। कैसे योगदान दिया, आगे हम बताते हैं। इसमें ये कुछ क्षण के लिए रोक देता हूं, मैं पढ़ना चाहे पढ़ ले, वैसे मैंने बातें बता दी हैं। तो जब ये युद्ध चल रहा था, तो अमेरिकन के सामने बहुत भारी समस्या आई कि उनको आइडेंटिफाई हवाई जहाजों से कैसे करें। इस समस्या को हल करने के लिए फाल्स कलर फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया या हुई अचानक। मिथ्या रंग फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ और कैमरों में मिथ्या रंग फोटोग्राफी को यूज किया गया। किस पर्पज से यूज किया गया, गुरिल्ला सैनिकों की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या थी वो मिथ्या रंग फोटोग्राफी? वास्तव में मिथ्या रंग फोटोग्राफी में वेजिटेशन का रंग हरा नहीं दिखाई देगा। मिथ्या रंग फोटोग्राफी में वेजिटेशन का रंग लाल और जो खाकी ड्रेस थी गुरिल्लाज की, उनका रंग नीला दिखाई देगा। तो इस मिथ्या रंग फोटोग्राफी का आविष्कार भी युद्ध की समस्या को लेकर हुआ, युद्ध के दौरान हुआ। यानी देखा जाए तो युद्धों के दौरान, सुदूर संवेदन युद्धों के दौरान या युद्ध काल में जो युद्ध हुए, जो युद्धों में समस्या आई, तो सुदूर संवेदन का जो ये कह लीजिए विकास हुआ। मिथ्या रंग फोटोग्राफी का विकास कैसे हुआ? गुरिल्ला सैनिकों के कारण। अमेरिकन प्लेन्स, अमेरिकन हवाई जहाज नहीं पकड़ पाते थे उनकी गतिविधियों को, तो मिथ्या रंग फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। और इस मिथ्या रंग फोटोग्राफी के कारण उनकी जो एक्टिविटीज थी, उनकी लोकेशंस थी, जो वियतनाम में गुरिल्लाज थे, उनकी वो आइडेंटिफाई होने लगी।
और इसको लेकर जो विद्वान थे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि ये जो मिथ्या रंग फोटोग्राफी है इसका उपयोग हम कृषि संसाधनों की प्लानिंग में और उनकी मॉनिटरिंग में भी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। और 1960-61 के दौरान एक नया आयाम जुड़ा सुदूर संवेदन में। वो क्या नया आयाम था कि सुदूर संवेदन में जो संसाधनों की मॉनिटरिंग का विषय भी ऐड हो गया कि संसाधनों की मॉनिटरिंग करनी है। और ये किसने जोड़ा नया आयाम? यूएसए और यूएसएसआर, जो इस क्षेत्र में पहले ही एडवांस थे, पुरोगामी देश कह लीजिए इस क्षेत्र में जो थे। यानी साथ के साथ रिसर्च भी चल रही थी स्पेस में और साथ के साथ इस स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ संसाधनों की मॉनिटरिंग में भी किया जाने लगा रिसर्च के साथ साथ। ये और ये तो किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त समय के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी का विकास भी हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी का, जिसमें अनेक सारे जो अंतरिक्ष यान हैं विभिन्न प्रकार के, जिनकी बाद में चर्चा होगी अगले अध्यायों में। अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान इस दौरान पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए। और समय के साथ साथ जो गुब्बारों से सफर आरंभ हुआ था वो आज सफर कहाँ है? आज वो सफर है हमारा अंतरिक्ष यानों पर। अंतरिक्ष में अनेक सारे उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर या मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। अनेक प्रकार की फोटो हमें अवेलेबल हो रही हैं। आज उच्च स्तर के जो कैमरे हैं वो आविष्कार हो गया है उनका। और अनेक सारे जो सैटेलाइट हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर घूम रहे हैं, इमेजेस ले रहे हैं। और इन फोटोग्राफ का उपयोग संसाधनों की खोज में, संसाधनों के आंकलन में, संसाधनों की के मानचित्रण में, मिलिट्री एक्टिविटीज में, जल विज्ञान में, मृदा विज्ञान में, और जो क्राइम मानचित्रण है, अपराध मानचित्रण है, इसके अलावा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनके मानचित्रण में हो रहा है। आज हजारों फील्ड हैं जहां पर इनका यूज हो रहा है। तो ये था आपका एक इसका इतिहास। इस प्रकार के फोटो आजकल लिए जा रहे हैं और ये फोटो विभिन्न उद्देश्य हमारे पूरे कर रहे हैं।